हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं शाकिर सर एक बार फिर से आप सभी बच्चों का 11th क्लास की केमिस्ट्री के अंदर वेलकम करता हूं। बच्चों, लास्ट क्लास में हमने इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस मेथड के बारे में स्टडी किया था और मैंने वहां बताया था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट जो है वो 4 मेथड के थ्रू होता है, 4 इफेक्ट के थ्रू होता है। फर्स्ट इज हमने बात की थी इंडक्टिव इफेक्ट की। सेकंड टॉपिक के अंदर हमने बात की थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट की। और थर्ड आज हम देखने वाले हैं रेजोनेंस इफेक्ट। तो और फोर्थ हम इसी के अंदर आगे बढ़ेंगे जो है हाइपर कॉन्जुगेशन। तो रेजोनेंस इफेक्ट या इसको हम मेसोमेरिक इफेक्ट के नाम से भी मेसोमेरिक इफेक्ट भी नाम देते हैं। रेजोनेंस इफेक्ट अगर हम कहते हैं तो इसको R लिखते हैं और मेसोमेरिक इफेक्ट को हम M से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक्चुअल में रेजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट जो है ये भी इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट के थ्रू ही मॉलिक्यूल्स के अंदर ऑब्जर्व होता है। और जब मॉलिक्यूल्स के अंदर रेजोनेंस आ जाता है तो मॉलिक्यूल के अंदर एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ जाती है। एक्चुअल में क्या होता है रेजोनेंस, आज हम इसकी बात करते हैं। तो रेजोनेंस एक्चुअल में रेजोनेंस इफेक्ट की अगर हम बात करें, रेजोनेंस इफेक्ट की अगर हम बात करें तो एक्चुअल में ये होता है पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकेलाइजेशन इन द मॉलिक्यूल। द delocalization of pi electrons in molecule। द डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इन मॉलिक्यूल। तो किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर पाई इलेक्ट्रॉन का जो डीलोकेलाइजेशन पाया जाता है यानी पाई इलेक्ट्रॉन की जो शिफ्टिंग होती है उसे ही हम जो है रेजोनेंस इफेक्ट नाम देते हैं। और इस पाई इलेक्ट्रॉन के डीलोकेलाइजेशन की वजह से यानी पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग की वजह से मॉलिक्यूल के अंदर जो है वो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ जाती है। तो रेजोनेंस की वजह से मॉलिक्यूल्स के अंदर जो है वो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी जो है वो डेवलप्ड हो जाती है। तो द डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इन मॉलिक्यूल टू गेट एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी टू गेट एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी यानी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मॉलिक्यूल के अंदर एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी लाने के लिए जो है मॉलिक्यूल्स के अंदर रेजोनेंस जो है वो पाया जाता है। अब अगर हम रेजोनेंस की बात करें तो रेजोनेंस के अंदर जैसा कि मैंने बताया पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होती है। तो इसका हम एक मोस्ट और इम्पोर्टेंट एग्जांपल लेते हैं, दैट इज बेंजीन C6H6। बेंजीन के अंदर जो है पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकेलाइजेशन पाया जाता है। जैसे कि हमारे पास ये बेंजीन का मॉलिक्यूल है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। ईच कॉर्नर्स हैज ए वन कार्बन एटम और यहाँ 3 डबल बॉन्ड पाए, 3 डबल बॉन्ड जो है यहाँ पर मौजूद होते हैं। यानी एक पाई बॉन्ड, इसके अंदर एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड है, यानी ये पाई। अब जब बेंजीन की स्ट्रक्चर को देखा गया तो पाया गया कि यहाँ बेंजीन की स्ट्रक्चर में कार्बन कार्बन के बीच में 3 कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, जबकि 3 कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। तो यहाँ देखा गया कि कार्बन कार्बन के बीच जो बॉन्ड लेंथ है दिस इज 154 एंगस्ट्रॉम के आसपास होती है, जबकि कार्बन कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड है
ये 139 एंगस्ट्रॉम के इक्वल होती है। लेकिन बेंजीन मॉलिक्यूल्स के अंदर देखा गया कि सभी कार्बन कार्बन की जो बॉन्ड लेंथ है वो इक्वल होती है। तो इसका मतलब है कि ये डबल बॉन्ड जो है किन्हीं दो कार्बन के बीच नहीं होकर सभी कार्बन पर इक्वली सर्कुलेट होता है। तो पाई इलेक्ट्रॉन जिस तरीके से यहाँ शिफ्टिंग कर जाता है, फिर ये यहाँ शिफ्ट हो जाता है और फिर यहाँ शिफ्ट हो जाता है, इसे ही हम तो पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग को ही हम डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन नाम देते हैं। और इस वजह से इसकी शिफ्टिंग होने की वजह से हम इसको इस तरीके से बना सकते हैं। ये डबल बॉन्ड यहाँ आ जाता है, ये डबल बॉन्ड यहाँ चला गया, ये डबल बॉन्ड यहाँ चला गया। यानी बॉन्ड की जो पोजीशन थी पहले, जो बॉन्ड की पोजीशन थी वो बॉन्ड की पोजीशन अब बच्चों क्या हो गई, चेंज हो गई। तो इस अगर मैं बेंजीन के सभी तो इसका मतलब है बेंजीन की मिनिमम दो स्ट्रक्चर बनती है, स्ट्रक्चर नंबर 1, स्ट्रक्चर नंबर 2। ये स्ट्रक्चर जो है केकुले साइंटिस्ट के द्वारा जो है इस स्ट्रक्चर को बेंजीन की दो स्ट्रक्चर बनाई गई और इसी को हम रेजोनेंस नाम देते हैं। तो जब ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होता है, फिर ये यहाँ शिफ्ट होता है और ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाता है। तो बेंजीन की हमें दो स्ट्रक्चर मिलती है। किसी भी एक स्ट्रक्चर के थ्रू अगर मैं बेंजीन की सारी प्रॉपर्टीज को मेंशन करना चाहता हूं तो आई कांट एक्सप्लेन ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन बाय द सिंगल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। सो अगर मुझे उसकी सारी प्रॉपर्टीज की स्टडी करनी है तो मुझे बोथ ऑफ स्ट्रक्चर जो है वो रिक्वायर्ड होंगी। और ये दोनों बोथ ऑफ स्ट्रक्चर जो है बेंजीन की, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या कैनोनिकल स्ट्रक्चर कहलाती हैं। तो अगर हम दोनों स्ट्रक्चर का एक हाइब्रिड यूज करें, हाइब्रिड जैसे कि हम इसको हाइब्रिड बनाएं, हाइब्रिड अगर इसका बनाते हैं तो इसका मतलब है जो पाई बॉन्ड की जो शिफ्टिंग है ये सभी कार्बन पर इक्वल है, क्योंकि सभी कार्बन की जो बॉन्ड लेंथ है वो इक्वल है। तो ड्यू टू दिस रीजन इसको हम इस तरीके से एक रिंग के फॉर्म में दिखाते हैं। तो बेंजीन के अंदर आपने रिंग बनी हुई दिखी होगी। बेंजीन के अंदर जो रिंग होती है ये इसके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन के डीलोकेलाइजेशन या पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग की वजह से बनती है, जो ये दिखाती है कि पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग जो है ऑल कार्बन पर इक्वल होने की वजह से किन्हीं भी बेंजीन के किन्हीं भी दो कार्बन के बीच में अगर हम बॉन्ड लेंथ का मेजरमेंट करते हैं तो वो ऑलवेज इक्वल होती है। तो इस तरीके से बेंजीन के अंदर दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती हैं और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के बीच में इस टाइप से हम डबल एरो साइन लगाते हैं। तो किसी मॉलिक्यूल की जितनी ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है ऐसा माना जाता है वह मॉलिक्यूल जो है उतना ज़्यादा स्टेबलाइज होता है, यानी उतनी ज़्यादा उसके अंदर स्टेबिलिटी पाई जाती है। अब तो एक्चुअल में बेंजीन की स्टेबिलिटी का रीजन है उसके अंदर जो है वो रेजोनेंस पाया जाता है। और रेजोनेंस क्या होता है बच्चों? रेजोनेंस इज द डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इन मॉलिक्यूल्स। किसी भी मॉलिक्यूल्स में अगर पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकेलाइजेशन या पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होती है उसकी वजह से उस मॉलिक्यूल्स की एक से ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनने की वजह से उस मॉलिक्यूल्स के अंदर एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी जो है वो डेवलप्ड हो जाती है। तो इस एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी की वजह से मॉलिक्यूल चाहते हैं अपने अंदर एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी जो है वो डेवलप करना, सो वो क्या करते हैं एक से ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो यहाँ हमने रेजोनेटिंग, इसी को हम मेसोमेरिक इफेक्ट के नाम से नाम देते हैं। अब ये रेजोनेंस जो होता है ये इसकी पॉसिबिलिटी क्या है कि क्या क्या पॉसिबिलिटी है जबकि रेजोनेंस किसी मॉलिक्यूल्स के अंदर आकर करेगा, यानी उसके अंदर
रेजोनेंस होगा। तो यहाँ हम बात करते हैं जैसे कि CH डबल बॉन्ड CH3 एंड दिस इज CH3। ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल है। क्या ये रेजोनेंस शो करेगा? तो बिल्कुल रेजोनेंस शो करेगा। क्यों? क्योंकि इसके पास पाई इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है। तो सबसे पहले अवेलेबिलिटी ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, अवेलेबिलिटी ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, यानी पाई इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी उसके अंदर होना चाहिए। दूसरी अगर हम बात करें, जैसे कि पाई इलेक्ट्रॉन और जो सिस्टम होना चाहिए ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम होना चाहिए। कॉन्जुगेटेड सिस्टम क्या होता है सर? कॉन्जुगेटेड सिस्टम, तो सिस्टम कॉन्जुगेटेड होना चाहिए। कॉन्जुगेटेड सिस्टम का मतलब है उसके अंदर एक पाई बॉन्ड और उसका जो एडजेसेंट कार्बन है उसके पास सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। यानी यहाँ पर इसके पास पाई बॉन्ड है और यहाँ पर हमारे पास एक सिंगल बॉन्ड है, तो यानी सिग्मा बॉन्ड है। तो कॉन्जुगेटेड जो सिस्टम बनता है ये बनता है पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड के बीच, इन बिटवीन पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड के बीच में कॉन्जुगेटेड सिस्टम बनता है। दूसरा कॉन्जुगेटेड सिस्टम जो है वो बनता है हमारे पास कि पास वाले एटम के पास पॉजिटिव चार्ज हो तो यहाँ पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग हो सकती है। तो यहाँ इन बिटवीन पाई बॉन्ड और पॉजिटिव आयन, तो कॉन्जुगेटेड सिस्टम जो है इसी तरीके से कॉन्जुगेटेड सिस्टम जो बनता है इन बिटवीन पाई बॉन्ड और नेगेटिव आयन के बीच में बनता है। जैसे कि यहाँ पाई बॉन्ड है और यहाँ नेगेटिव आयन, तो पाई बॉन्ड और नेगेटिव आयन के बीच में भी कॉन्जुगेटेड सिस्टम जो है वो बन सकता है। पाई बॉन्ड लोन पेयर के बीच में भी कॉन्जुगेटेड सिस्टम बन सकता है। जैसे कि हम यहाँ बेंजीन के अंदर देखें, यहाँ हम NO डबल बॉन्ड ले लें, तो यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ एक लोन पेयर है। चलो हम एग्जांपल ले लेते हैं NH2 का। तो ये जो कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम जो है वो जैसे NH2 का ले लेते हैं, तो ये लोन पेयर यहाँ शिफ्ट कर जाएगा, ये यहाँ शिफ्ट होगा, तो इस तरीके की स्ट्रक्चर हमें दिखाई देगी। यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा NH2, ठीक है, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो यहाँ शिफ्टिंग हो जाएगी। इस तरीके से हमें शिफ्टिंग दिखाई देगी। तो कॉन्जुगेटेड सिस्टम जो है वो लोन पेयर और ऐसे मॉलिक्यूल्स के बीच में पाया जाता है जिनके बीच में लोन पेयर और पाई बॉन्ड हो। तो हम कह सकते हैं कि पाई बॉन्ड और लोन पेयर के बीच में कॉन्जुगेटेड सिस्टम बन सकता है।
पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड के बीच में कॉन्जुगेटेड सिस्टम बन सकता है। पाई बॉन्ड और फ्री रेडिकल के बीच में जो है बस दोनों क्या होने चाहिए, एडजेसेंट कार्बन पर होने चाहिए, यानी पाई बॉन्ड और लोन पेयर एडजेसेंट कार्बन पर होना चाहिए। पाई बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड यानी सिग्मा बॉन्ड एडजेसेंट कार्बन पर होना चाहिए। पाई बॉन्ड लोन पेयर एडजेसेंट कार्बन पर होना चाहिए। पाई बॉन्ड पॉजिटिव आयन एडजेसेंट कार्बन पर होना चाहिए। पाई बॉन्ड नेगेटिव आयन एडजेसेंट कार्बन पर होना चाहिए। तो अगर एडजेसेंट कार्बन पर पाई बॉन्ड, एक एटम के पास पाई बॉन्ड है और दूसरे एटम के पास यदि लोन पेयर है, या हम कह सकते हैं फ्री रेडिकल है, या हम कह सकते हैं उसके पॉजिटिव आयन है या नेगेटिव आयन है, तो वहाँ पर कॉन्जुगेटेड सिस्टम जो है वो डेवलप हो जाता है और ऐसे मॉलिक्यूल जो है वो रेजोनेंस शो करते हैं और उनके अंदर रेजोनेंस शो करने की वजह से उनकी एक से ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है वो बनती हैं और इस एक से ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनने की वजह से उस मॉलिक्यूल्स के अंदर एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी जो है वो पाई जाती है। तो अब हम बात करते हैं कि ये रेजोनेंस इफेक्ट या मेसोमेरिक इफेक्ट जो होता है ये कितने टाइप का होता है। तो अब हम यहाँ पर रेजोनेंस इफेक्ट, टाइप्स ऑफ रेजोनेंस इफेक्ट की बात करते हैं। टाइप्स ऑफ रेजोनेंस इफेक्ट। तो रेजोनेंस इफेक्ट जो है हमारे पास दो तरीके का पाया जाता है। एक होता है प्लस आर और एक होता है माइनस आर। प्लस आर यानी पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट और माइनस आर यानी नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट। क्योंकि रेजोनेंस इफेक्ट को मेसोमेरिक इफेक्ट भी नाम दिया जाता है, इसीलिए इसको प्लस एम या माइनस एम भी लिखा जाता है। तो प्लस एम का मतलब है पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट और माइनस एम का मतलब है नेगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट। तो आज हम इन दोनों इफेक्ट की बात करते हैं कि क्या होता है, कब पॉजिटिव इफेक्ट रेजोनेंस कोई किसी मॉलिक्यूल्स के अंदर कब पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट होगा और कब नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट उसके अंदर डेवलप होगा। तो देखो, जब हम पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट की बात करते हैं तो कुछ ऐसे एटम या कुछ ऐसे सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप होते हैं जो हमारे कॉन्जुगेटेड सिस्टम को जो है वो इलेक्ट्रॉन रिच बनाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन रिच बनाने वाले जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप होते हैं वो जनरली प्लस आर यानी पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट जो है वो शो करते हैं। तो यहाँ हम बात करते हैं पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट। The substituent group which या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, हम यहाँ बोल देते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। substituent groups are electron donating group। तो अगर हमारे कॉन्जुगेटेड सिस्टम से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़े हुए होते हैं तो ऐसे सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप जो है वो प्लस आर इफेक्ट शो करते हैं। जबकि सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप जो होते हैं, सब्स्टिट्यूएंट्स ग्रुप यदि आर इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग हो, ये कैसे होंगे बच्चों, अगर सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप यानी हमारे कॉन्जुगेटेड सिस्टम से इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप जुड़े हुए होते हैं तो इस कंडीशन में माइनस आर रेजोनेंस इफेक्ट जो है वो शो करते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं क्या होते हैं,
इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप। जैसे कि सपोज करो यहाँ पर हम एक बेंजीन लेते हैं, दिस इज बेंजीन, और इस बेंजीन से कोई हमारे पास एक सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है, दैट इज NH2, यानी एनिलीन का हम एनिलीन की बात करते हैं। तो एनिलीन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ एनिलीन से एक सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप जुड़ा हुआ होता है। अब ये सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप कैसा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, क्योंकि नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर अवेलेबल है। तो ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर एट द नाइट्रोजन एटम, यहाँ पर लोन पेयर और पाई बॉन्ड के बीच में कॉन्जुगेटेड सिस्टम बन जाता है। तो ये तो हमारा कहलाएगा, ये बेंजीन नीचे वाला क्या कहलाएगा बेटा, कॉन्जुगेटेड सिस्टम, कॉन्जुगेट सिस्टम। और ये हमारे पास जो ऊपर वाला है ये कहलाएगा हमारे पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो अवेलेबल है, लोन पेयर अवेलेबल है। तो यहाँ पर एक्चुअल में ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में जो बेंजीन के अंदर इफेक्ट पैदा होगा वो होगा प्लस आर इफेक्ट। कौन सा पैदा होगा बच्चों, प्लस आर इफेक्ट जो है वो शो होगा। जबकि अगर हम यही कॉन्जुगेटेड सिस्टम, ये हमारा एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम, दिस इज बेंजीन एंड बेंजीन इज ए benzene is a good conjugative system, conjugate system. So this is conjugated system. और यहां सपोज करो एक ग्रुप जुड़ा हुआ है, दैट इज NO2, NO2 जो है ये कैसा ग्रुप है बच्चों, ये ग्रुप है इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग, यानी ये बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी ओर खींचेगा। ड्यू टू दिस रीजन ये इलेक्ट्रॉन कैसा है ग्रुप में, जैसे भाई देखो यहाँ पर तो इसने यहाँ पर बेंजीन रिंग को दिया और यहाँ पर इस नाइट्रोजन के पास क्या होता है, ऑक्सीजन नाइट्रोजन के बीच में ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ड्यू टू दिस रीजन ये जो बॉन्ड है, पाई बॉन्ड जो है वो ऑक्सीजन पर शिफ्ट कर जाएगा। तो यहाँ पर इस ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज आ जाएगा, और जब यह माइनस चार्ज आ जाएगा तो नाइट्रोजन क्या करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को बेंजीन रिंग से यानी कॉन्जुगेटेड सिस्टम से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, और विड्रॉ करने की वजह से सिस्टम इस तरीके का बनेगा। तो जब सिस्टम यहाँ, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप जब जुड़ा हुआ होगा किसी कॉन्जुगेटेड सिस्टम से, कॉन्जुगेटेड सिस्टम जो है हमारा वो एरोमेटिक भी हो सकता है और एलिफेटिक भी हो सकता है, नो डाउट साइक्लिक भी हो सकता है। तो कॉन्जुगेटेड सिस्टम हमारा किसी भी टाइप का हो, अगर कॉन्जुगेटेड सिस्टम से जो ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा हुआ होगा तो हम कहेंगे प्लस आर इफेक्ट शो होगा, और कॉन्जुगेटेड सिस्टम से यदि इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप जुड़ा हुआ होगा तो हम कहेंगे यहाँ पर माइनस आर इफेक्ट शो होगा। जैसे हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं, CH3 CH2 डबल बॉन्ड CHCl। क्या यहाँ एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम बनता है? तो देखो यहाँ पर क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो यहाँ शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है, यहाँ हम देख लेते हैं डबल बॉन्ड को, क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। तो यहाँ भी हमारे पास क्या है, क्लोरीन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इस चेन से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा। तो क्लोरीन कैसा एटम है बेटा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग एटम है। तो ये जो भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग एटम होते हैं तो बेंजीन रिंग को क्या बनाएंगे, इलेक्ट्रॉन लेस यानी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बनाएंगे। और यदि किसी भी
कॉन्जुगेटेड सिस्टम से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा हुआ है तो वो उस सिस्टम को क्या बनाने वाला है, वो सिस्टम को क्या बनाने वाला है बेटा, इलेक्ट्रॉन रिच बनाने वाला है। तो यहाँ हम एक एग्जांपल के थ्रू यहाँ पर हम इनकी बात कर लेते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप किसी कॉन्जुगेटेड सिस्टम से जुड़ा हुआ होता है या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप किसी कॉन्जुगेटेड सिस्टम से जुड़ा हुआ होता है तो किस तरीके से उसके अंदर रेजोनेंस इफेक्ट जो है वो डेवलप होता है, यानी किस तरीके से उसके अंदर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है वो बनती है। तो यहाँ हम सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं जिसके अंदर हमने यहाँ पर एक ग्रुप जोड़ दिया, दैट इज NH2। और NH2 अभी हमने बताया कैसा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होने की वजह से यहाँ ये अपना ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम को अपना लोन पेयर जो है वो प्रोवाइड करेगा और लोन पेयर प्रोवाइड करने की वजह से इसकी कुछ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है वो इस तरीके से बनती हुई हमें दिखाई देगी। यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा क्योंकि लोन पेयर जो है वो बॉन्ड पेयर में बदल जाएगा, तो यहाँ बॉन्ड पेयर बना देते हैं NH2। अब जब यहाँ पर जब डबल बॉन्ड आ गया तो इस कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाएगी, होना चाहिए। ड्यू टू दिस रीजन कार्बन की वैलेंसी 5 नहीं हो सकती, इसलिए ये जो बॉन्ड है ये इस पोजीशन पर अपने आप को ये बॉन्ड जो है या हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो अब यहाँ बॉन्ड पेयर वापस लोन पेयर में बदल जाएगा और कंडीशन इसकी रेजोनेटिंग फर्स्ट, तो दिस इज फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, दिस इज सेकंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब आगे क्या होगा, आगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसी तरीके से चलेगी। तो यहाँ पर -4 ये भाई लोन पेयर का मतलब क्या है, लोन पेयर का मतलब भी तो पाई इलेक्ट्रॉन ही है। तो पाई इलेक्ट्रॉन क्या होगा कि ये यहाँ चले गए तो फिर इसको यहाँ इसकी पोजीशन यहाँ आ जाएगी। ड्यू टू दिस रीजन अब की बार हमें इस तरीके का स्ट्रक्चर मिलने वाला, या हम इसको 2 इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास थर्ड स्ट्रक्चर बनता है। थर्ड स्ट्रक्चर के बाद हम फोर्थ स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो देखो किस तरीके से बनना है, यहाँ डबल बॉन्ड NH2 बन चुका है। अब ये पाई इलेक्ट्रॉन फिर यहाँ शिफ्ट होगा, पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग ही तो रेजोनेंस कहलाती है, तो ये यहाँ शिफ्ट कर जाएगा। तो यहाँ जब शिफ्टिंग हो जाएगी तो ये डबल बॉन्ड यहाँ आ गया और ये यहाँ इस पोजीशन पर चला जाएगा। तो ये यहाँ इसका ये कंडीशन बन जाएगी हमारे पास। ये फोर्थ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गई। इसकी फिफ्थ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम बनाते हैं। तो आप देखो यहाँ पर ये बॉन्ड यहाँ है, तो ये बॉन्ड की शिफ्टिंग जो है एक ही डायरेक्शन में, देखो बच्चों शिफ्टिंग एक ही डायरेक्शन में चलने वाली है, डायरेक्शन चेंज हमें नहीं करना है। तो ये देखो वापस से ये यहाँ पर और ये वापस से यहाँ पर, तो इस तरीके से वापस सिंगल बॉन्ड बन गया हमारे पास। और ये जो इलेक्ट्रॉन थे ये कहाँ चले गए, वापस इसके पास चले गए। ये लोन पेयर दिखा देते, तो बॉन्ड पेयर लोन पेयर में बदल जाता है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर में बदल जाता है और इस तरीके से शिफ्टिंग होते हुए वापस से अब यहाँ फिफ्थ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो जाता है। तो यहाँ पर एनिलीन की हमने एनिलीन, दिस इज एनिलीन। तो एनिलीन की हमें यहाँ पर 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिखाई देती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, जिसके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा हुआ है और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़े होने की वजह से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करता है, बेंजीन रिंग्स को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। और ड्यू टू इस बेंजीन रिंग क्या है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, तो ड्यू टू कॉन्जुगेटेड सिस्टम को जब इलेक्ट्रॉन डोनेट किया जाता है तो यहाँ देखो इसकी कॉन्जुगेटेड सिस्टम की डेंसिटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। कौन कौन सी पोजीशन पर इंक्रीज हो रही है, ऑर्थो पर,
और पैरा पर। तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन जो होती है वो इलेक्ट्रॉन रिच हो जाती है, और इलेक्ट्रॉन रिच होने जाने की वजह से ऐसी कंडीशन में अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल इन पर अटैक करेगा तो इलेक्ट्रोफाइल ऑलवेज कहाँ अटैक करेगा बेटा ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर अटैक करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होती है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज वहां अटैक करेगी जहां उसको इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी होगी, यानी जहां इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर पर अटैक करेगी। तो ड्यू टू हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर किसी कॉन्जुगेटेड सिस्टम के थ्रू जुड़ा हुआ है तो वह कॉन्जुगेटेड सिस्टम जो है वो ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा, ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करने वाला है। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर एक एग्जांपल, अब कौन कौन से ग्रुप हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं, तो आपको इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के नाम पता होना चाहिए कि ऐसे कौन कौन से ग्रुप हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के मैं आपको नाम बता देता हूँ, जैसे जितने भी हेलोजन होते हैं ये सारे के सारे हमारे पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, और हेलोजन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इसके अलावा जैसे एल्कोहल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। इसके अलावा COO एस्टर एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। इसके अलावा एनिलीन, जैसा कि अभी हमने इसी एग्जांपल में एनिलीन का एग्जांपल लिया। अमाइन, चाहे अमाइन प्राइमरी अमाइन हो, चाहे सेकेंडरी अमाइन हो, चाहे टर्शियरी अमाइन हो, सारे के सारे कैसे ग्रुप है बेटा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप EDC। इसके अलावा अब की बार हम कोई कॉन्जुगेटेड सिस्टम से यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जोड़ देते हैं, दिस इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो जब हम कॉन्जुगेटेड सिस्टम से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जोड़ देते हैं तो यहाँ क्या होता है, देखो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ड्यू टू दिस रीजन इस ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आने की वजह से यहाँ पर इसकी कुछ ये यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जोड़ रहे हैं आपकी बात। तो यहाँ पर इस ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज आ जाता है, और माइनस चार्ज आ जाने की यानी हम इसको या तो सिंगल बॉन्ड, यानी या तो हम इसको बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में लिख सकते हैं, या इसको इस तरीके से लोन पेयर की फॉर्म में लिख सकते हैं। वो कोई समस्या वाली बात, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब हम जब यहाँ लिख देते हैं तो इसकी इस तरीके से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है वो बनना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि यहाँ नाइट्रोजन की जो का ऑक्टेट जो है वो इनकम्प्लीट हो जाता है, ड्यू टू दिस रीजन ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट कर जाता है, और जब बॉन्ड शिफ्ट कर जाता है तो यहाँ पर एक डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है, यहाँ सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर हमारे पास ये, तो यहाँ इसके पास लोन पेयर अवेलेबल है। अब यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन चला गया तो यहाँ तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी पैदा हुई, तो यहाँ पर हम पॉजिटिव चार्ज शो करते हैं, और यहाँ इस तरीके से इसकी फर्स्ट और सेकंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब इसकी थर्ड रेजोनेटिंग जब स्ट्रक्चर बनाते हैं तो देखो इस पॉजिटिविटी को खत्म करने के लिए ये फिर से यहाँ पर अब वही एक डायरेक्शन में चलेगा, जो भी चलेगा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा तो हम एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, और अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ होगा तो हम क्लॉकवाइज चलेंगे। तो यहाँ पर क्लॉकवाइज शिफ्टिंग कराते चलेंगे, तो क्लॉकवाइज शिफ्टिंग देखो किस तरीके से हम करा रहे हैं। यहाँ पॉजिटिव चाहे यहाँ आ जाएगा, यहाँ पोजीशन हमारे पास ये बनने वाला है, ठीक है। इसके बाद फिर नेक्स्ट में क्या होगा, हमें ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कर जाएगा, ये बॉन्ड शिफ्ट कर जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ आने वाला है बच्चों, इस पोजीशन पर, ये O, ये लोन पेयर, और दिस इज
थर्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, दिस इज फोर्थ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इसके बाद हम आगे कंटिन्यू चले तो फिर हमें इस तरीके की स्ट्रक्चर। अब ये पॉजिटिव चार्ज, देखो हम कहाँ चल रहे हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये क्लॉकवाइज है, ये बॉन्ड यहाँ, ये बॉन्ड, ये बॉन्ड, ये बॉन्ड, और ये जैसे ही ये बॉन्ड यहाँ चला गया तो ये लोन पेयर वापस से कार्बन पर आ गया, ठीक है ना। अब कार्बन पर आने के बाद यहाँ पर डबल बॉन्ड बन गया, ये बन गया, और इस तरीके से इसकी फिफ्थ स्ट्रक्चर जो है वो बन गई। तो हमने यहाँ देखा कि जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा हुआ होता है, जब किसी कॉन्जुगेटेड सिस्टम से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा हुआ होता है तो ये बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बनाता है, यानी कॉन्जुगेटेड सिस्टम को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बनाता है। और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने की वजह से बेंजीन रिंग की जो ऑर्थो और पैरा पोजीशन जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने की वजह से अब की बार यहाँ पर कौन अटैक करेगा बच्चों, जो न्यूक्लियोफाइल होगा। तो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल जो है वो अटैक करता है। न्यूक्लियोफाइल को हम Nu माइनस से लिखते हैं। न्यूक्लियोफाइल क्या होती है, ऐसी स्पीशीज जो इलेक्ट्रॉन रिच होती है। तो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज। तो इसलिए अगर किसी कॉन्जुगेटेड सिस्टम से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा हुआ है, कौन कौन से होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ये हमारे सारे, जैसे कि NO2, सबसे पहले हम इसी को ले लेते हैं। NO2 एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। इसके अलावा क्या क्या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो सकते हैं, जैसे कि COOH कार्बोक्सिलिक एसिड, जैसे एल्डिहाइड, जैसे कीटोन, जैसे कि साइनाइड, ये सारे के सारे हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं जो बेंजीन को या कॉन्जुगेटेड सिस्टम को जो है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बनाते हैं। ड्यू टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होने की वजह से कॉन्जुगेटेड सिस्टम के अंदर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी आने की वजह से ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो है वो शो करते हैं, सॉरी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन शो करते हैं, क्योंकि यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल ही वो स्पीशीज है जो इलेक्ट्रॉन रिच होती है। और इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज कहाँ अटैक करेगी बेटा, जहाँ उसको इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी दिखेगी। तो यहाँ कॉन्जुगेटेड सिस्टम में ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर आपको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी दिखाई देती है, ड्यू टू न्यूक्लियोफाइल इजीली जो है ऐसी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज पर अटैक करता है और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि अगर किसी कॉन्जुगेटेड सिस्टम से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा है तो उनकी जो मेन रिएक्शन होंगी वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होंगी, जबकि अगर किसी कॉन्जुगेटेड सिस्टम से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा हुआ होगा तो उसकी जो मेन रिएक्शन होगी वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट मेथड को लेकर, दैट इज हाइपर कॉन्जुगेशन। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट एपिसोड में हाइपर कॉन्जुगेशन के साथ। गुड डे।